दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ ये कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में, एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर को, बड़े बड़े स्ट्रक्चर को बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो हर चीज़ को आप बड़ी ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है मीटिंग विद गॉड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? मीटिंग एक नाउन है जिसका मतलब होता है मुलाकात किसी व्यक्ति से, जिसको हिंदी में भेंट भी कहा जाता है और इसे मुलाकात भी कह सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? मीटिंग विद गॉड मतलब कि ईश्वर से मुलाकात, या कह सकते हैं भगवान से मुलाकात। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि पॉसिबल हो तो हर एक वर्ड मीनिंग को और जो भी स्ट्रक्चर्स हैं आप उन्हें नोट करें। और दोस्तों अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे आ रिच यूथ वेंट टू आ सेंट एंड सेड, सर आई वॉन्ट टू मीट गॉड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गो का मतलब होता है जाना और सेकंड फॉर्म है वेंट। आप इसकी स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, WENT। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, आ रिच यूथ। दोस्तों रिच एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अमीर, और यूथ का मतलब होता है युवा। एक दिन एक अमीर युवा वेंट गया। कहाँ गया? टू आ सेंट। दोस्तों SAINT, सेंट का मतलब होता है साधु सन्यासी, उसे सेंट कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे अ रिच यूथ वेंट टू आ सेंट एंड सेड। एक दिन एक धनी, या कह सकते हैं अमीर युवा, या कह सकते हैं युवक एक संत के पास गया और उसने कहा, सर श्रीमान आई वॉन्ट टू मीट गॉड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और इस का जो स्ट्रक्चर है आप उसे नोट कर लीजिए। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तब हमें वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। और यदि हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तब हमें फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंगली आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। उसके अलावा दोस्तों इस वाक्य को बनाने में दूसरी वर्ब का भी प्रयोग किया गया है। तो आप इस बात को भी समझ लें कि जब आप ऐसा कोई वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं, उसको बनाने का क्या तरीका है? उसका बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको जो उसकी जो मेन, उसमें जो क्रिया है, मतलब जो मेन वर्ब है वो आपको पहले मेंशन करनी है। उसके बाद आपको टू लगाना है। और दोस्तों टू का यूज़ आप करेंगे कंजक्शन के रूप में। हमेशा याद रखें कि आपको टू लगाना है पहली वर्ब के बाद। और जब आप दूसरी वर्ब मेंशन करेंगे तो आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग वहाँ पर करना होता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को आप बना सकते हैं। वांट मतलब चाहना, मीट मतलब मिलना। तो क्या अर्थ हुआ? आई वॉन्ट टू मीट गॉड, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। कैन यू हेल्प मी, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और दोस्तों इंट्रोगेटिव की सबसे आसान पहचान है कि अगर वो इंट्रोगेटिव है तो उसकी जो शुरुआत होगी वो हेल्पिंग वर्ब से की जाएगी। तो सकना सकनी वाले जो वाक्य होंगे, सकता है, सकती है, उसमें कैन का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। तो पूरी लाइन का यहाँ से यहाँ तक क्या निकला कि एक दिन एक अमीर युवक एक संत के पास गया और उसने कहा कि सर श्रीमान आई वॉन्ट टू मीट गॉड, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। चलिए आगे देखिए। यस, हाँ, वाई नॉट, क्यों नहीं। रिप्लाइड द सेंट, रिप्लाई का मतलब जवाब देना, सेकंड फॉर रिप्लाइड
रिप्लाइड द सेंट, मतलब कि साधु ने, या कह सकते हैं संत ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं। डू वन थिंग, सेल ऑल योर प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूट द मनी यू गेट अमंग द पुअर। क्या मतलब हुआ डू वन थिंग। दोस्तों ये जो वाक्य है बड़ा छोटा सा वाक्य है, लेकिन आप इसके स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। ये एक इम्पेरेटिव वाक्य है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। जब हम किसी व्यक्ति को कुछ करने का आदेश देते हैं, इस तरह के वाक्यों को इम्पेरेटिव का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर सब्जेक्ट को कभी भी मेंशन नहीं किया जाता है। इस चीज़ को आप नोट कर लें। और अगर वो अफर्मेटिव है तो उसकी शुरुआत वर्ब से की जाएगी, और अगर वो नेगेटिव है तो डू नॉट को पहले मेंशन किया जाएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, जब आप इम्पेरेटिव वाक्य बनाएंगे वहाँ पर सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है। चलिए, तो उन्होंने क्या कहा कि हाँ क्यों नहीं। साधु जी ने कहा डू वन थिंग, एक काम करो। और ये पूरा ही दोस्तों ये इम्पेरेटिव वाक्य है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इम्पेरेटिव मतलब आदेशात्मक वाक्य। तो उन्होंने क्या कहा, डू वन थिंग, एक काम करो, सेल ऑल योर प्रॉपर्टी। दोस्तों SELL, सेल का मतलब होता है बेचना, आप इसे नोट कर लीजिए। एक दूसरा वर्ड है SALE, जो एक नाउन है, तो कई बार इसमें कन्फ्यूज़न लोगों को हो जाती है। दोस्तों वो जो वर्ड है सेल, वो वर्ब नहीं है, वो नाउन है जिसका मतलब होता है बिक्री। और जब आप इसे वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो वो ये वाला वर्ड है SELL, सेल। तो क्या अर्थ हुआ, सेल ऑल योर प्रॉपर्टी, अपनी सारी प्रॉपर्टी को, मतलब जो संपत्ति है उसको बेच दो। एंड डिस्ट्रीब्यूट द मनी, और पैसों को बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, पैसों को बांट दो। यू गेट, जो आपको मिले, अमंग द पुअर, गरीबों के बीच में। चलिए, तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, जो साधु जी थे उन्होंने जवाब दिया कि एक काम करो, सेल ऑल योर प्रॉपर्टी, मतलब अपनी सारी संपत्ति को बेच दो। एंड डिस्ट्रीब्यूट द मनी यू गेट अमंग द पुअर, और जो पैसे आपको मिले वो गरीबों में बांट दो, गरीबों के बीच बांट दो। अच्छा दोस्तों, एक छोटी सी बात है, देखिए यहाँ पर अमंग का यूज़ किया गया। अमंग मतलब बीच में। जब दो लोगों के बीच की बात होगी तो वहाँ पर बिटवीन का यूज़ होगा, और जब दो से अधिक होंगे तो अमंग। और यहाँ पर ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर अमंग का यूज़ किया गया। और दोस्तों एक और छोटी सी बात बताता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँ आप उन्हें ज़रूर नोट किया कीजिए। दोस्तों देखिए, जब अगर ये देखिए पुअर आपको दिख रहा है, अब ये प्लूरल नाउन हमें कैसे पता लगेगा, अगर ये एक होगा तो हम पुअर लिखेंगे, लेकिन जब ये ज़्यादा होगा तो वहाँ पर दा का यूज़ किया जाएगा। तो दा अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये प्लूरल नाउन है। चलिए आगे देखिए, देन, फिर। तो यहाँ तक समझ ही आ गया होगा दोस्तों। थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ ताकि कहानी को ठीक से समझ सकें। एक बार जो एक व्यक्ति था, जो मतलब कि एक जवान व्यक्ति था, युवक था, जो अमीर था, वो एक साधु जी के पास गया और उसने उनसे कहा कि श्रीमान, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो जो साधु जी थे उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, आप एक काम करो, आप अपनी सारी जो आपकी प्रॉपर्टी संपत्ति है आप उसे बेच दो, और जो आपको पैसे मिलें वो आप गरीबों में बांट दो। देन, फिर, यू विल बी एबल टू मीट गॉड। दोस्तों यहाँ छोटा सा स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर विल बी एबल टू का यूज़ किया गया है। विल बी एबल टू का प्रयोग कब किया जाएगा, जब हम पास्ट में होने वाली किसी भी एबिलिटी को दर्शाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं कोई कुछ वाक्य बनाता हूँ, वह दौड़ पाएगा, मैं दौड़ सकूँगा, वह खाना खा पाएगा, मैं नहीं आ सकूँगा। और आप ऐसे देखेंगे जो इस तरह के जो वाक्य होंगे उनकी वाक्यों के टेल पर पाऊँगा, सकूँगा, सकेंगे आएगा, वहाँ पर विल बी एबल टू का आपको यूज़ करना है। तो उन्होंने क्या कहा, देन, फिर, यू विल बी एबल टू मीट गॉड, फिर आप भगवान से मिल पाओगे। द यूथ वॉज स्टन्ड टू हियर दिस। दोस्तों स्टन्ड एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर लीजिए। स्टन्ड का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना। आपने सुना होगा दंग रह जाना, बोलते हैं ना कई बार कि वह सुनकर इस बात को दंग रह गया, तो इसको स्टन्ड कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हैरान हो जाए, दंग रह जाए, या कहते हैं हक्का बक्का रह जाए। और हियर का मतलब होता है सुनना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द यूथ वॉज स्टन्ड टू हियर दिस। हियर मतलब सुनना, मतलब जो युवक था वो इस बात को सुनकर हक्का बक्का रह गया, कह सकते हैं वो इस बात को सुनकर दंग रह गया। ही वॉज नॉट विलिंग टू पार्ट विद हिज वेल्थ। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, पार्ट का मतलब होता है अलग होना, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। वैसे पार्ट का मतलब आमतौर पर आप सब लोग जानते हैं, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा या फिर अंश। तो और उसके अलावा जब आप इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे, देखिए मैं आपको अपने कई वीडियोस में बता चुका हूँ, मैं इस तरह की जानकारी ज़रूर शेयर करता हूँ कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है। तो दोस्तों वर्ड जो है वो कुछ भी तरह का हो सकता है, तो इस बारे में हमें जानना भी ज़रूरी होता है। तो ये जो वर्ड है पार्ट, ये नाउन भी है, और नाउन होने के साथ साथ ये एक वर्ब भी है। तो यहाँ पर इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, और देखिए यहाँ पर भी टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई। और पार्ट का मतलब होता है अलग होना, किसी चीज़ से जुदा होना, अलग होना। और विलिंग का मतलब होता है इच्छा। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का, ही वॉज नॉट विलिंग टू पार्ट विद हिज वेल्थ, मतलब वह
उसका मतलब कि उसका अपनी वेल्थ से, मतलब कि वेल्थ का मतलब है संपत्ति, धन, संपदा, मतलब उसका अपने धन से अलग होने का क्या था, उसकी इच्छा नहीं थी। विल मतलब होता है इच्छा होना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही वॉज नॉट विलिंग टू पार्ट विद हिज वेल्थ, मतलब उसकी अपनी संपत्ति से अलग होने की इच्छा नहीं थी। द सेंट अंडरस्टूड हिज फीलिंग्स। दोस्तों अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, सेकंड फॉर्म होती है अंडरस्टूड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द सेंट अंडरस्टूड हिज फीलिंग्स, जो साधु थे वो उसकी भावनाओं को समझ गए। ही सैड टू हिम, उन्होंने उससे कहा, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन अटेन वेल्थ एज वेल एज गॉडलीनेस एट द सेम टाइम। और दोस्तों आप इसकी जो मीनिंग है इसे नोट कर लीजिए। गॉडलीनेस का मतलब होता है ईश्वरत्व। तो उन्होंने क्या कहा कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति धन के साथ साथ ईश्वरत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस चीज़ का मतलब समझ में आ ही गया होगा आपको। जो साधु जी थे तो उन्होंने उस युवक को यही बात बताई कि मतलब कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में धन के साथ साथ ईश्वरत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। यू विल हैव टू लीव वन थिंग। दोस्तों देखिए यहाँ हैव टू का यूज़ किया गया, विल हैव टू पूरी हेल्पिंग वर्ब है। ये एक क्या कहेंगे इसको, फ्यूचर फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। फ्यूचर फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है जब हम फ्यूचर में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर कोई विवशता को दर्शाते हैं। तो उन्होंने आगे क्या बताया, यू विल हैव टू लीव वन थिंग, आपको एक चीज़ को छोड़ना होगा। लीव मतलब छोड़ना। टू गेट द अदर, दूसरी चीज़ को पाने के लिए। तो जो साधु जी थे उन्होंने क्या बताया कि एक आपको दूसरी चीज़ को पाने के लिए एक चीज़ को छोड़ना होगा। द यूथ अंडरस्टूड द सेंट, जो युवक था वो साधु जी की बात को समझ गया। एंड रिटर्न्ड टू हिज होम, और वो अपने घर वापस लौट आया। चलिए तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी जो कहानी है वो ख़त्म होती है अच्छे से एक मैसेज के साथ। जैसा हमने यहाँ पर जो ये युवक है जो धनी है उसकी और जो साधु जी उनकी कहानी को देखा, और जैसा ये युवक था जो ईश्वर को से मुलाकात करना चाहता था, उनसे मिलना चाहता था, लेकिन जो साधु जी थे उनको उन्होंने उसे बड़े ही ज्ञान की बात बताई कि आप धन को मतलब ऐसा नहीं हो सकता जैसे इस लाइन में बताया गया है कि नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन अटेन वेल्थ एज वेल एज गॉडलीनेस, मतलब कि ऐसा इस संसार में कोई भी नहीं है जो ईश्वर को, भगवान को भी मतलब कि प्राप्त कर ले, और साथ साथ में वो जो दौलत है, संपत्ति, उसको भी, उस व्यक्ति को एक चीज़ जो है छोड़नी होगी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी ठीक लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ शेयर करें जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और दोस्तों मेरे वीडियो पर हाइप का आपको जो है ऑप्शन भी देखने को मिलेगा कमेंट सेक्शन में ही, तो आप इस वीडियो को आप हाइप करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को आप प्रेस कर लें, क्योंकि कई बार आप लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाती मेरे न्यू वीडियो की, तो आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको वो नोटिफिकेशन मिले और आप इस वीडियो को देख सकें। दोस्तों यहाँ तक वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।